न जाने क्यों अचानक अब तुम्हारे नैन रूठे हैं, किसी से कह न देना प्यार के संदर्भ झूठे हैं। हृदय यह तृप्त है अमृत की सच्ची सुधा पीकर, मोहब्बत में इसी कारण धर के रंग घूटे हैं। मैं अपने आकुल अंतस को चाहे जैसे समझाऊं, पर यह संभव नहीं कदाचित फिर मैं द्वार तुम्हारे आऊं। मैंने तो हर पीर तुम्हारी हंस हंस कर पीना ही जाना, तेरे सुख के लिए निरंतर मरमर कर जीना ही जाना। तेरे एक अश्रु के बदले मैंने अपनी मुस्कान लुटाकर, तेरे एक अश्रु के बदले मैंने अपनी मुस्कान लुटाकर अपनी सांसों के धागों से तेरे व्रण सीना ही जाना। फिर भी यदि मैं तेरे प्रति तिल भर भी अन्याय किया हो, तो भगवान करे जीवन में मैं पल भर चैन न पाऊं, पर यह संभव नहीं कदाचित फिर मैं द्वार तुम्हारे। बहुत लंबी कविता बनूं, कविता लिखूं, कवि कर्म की रक्षा करूं, पर अकेले इस अंधकार में खड़ा कब तक प्रकाश की प्रतीक्षा करूं। मैं भी इस अंधकार से लड़ने के लिए तैयार था, परंतु अर्जुन की तरह मुझ पर भी संशय सवार था। युद्ध किस पर, बाण किस पर मारूं, अपने बंधु बांधव या मित्रों पर, या उनके भीतर पल रहे। उन्होंने लिखा था, कलम न होती जिंदा तो कवि का मर गया होता, पहुंचने को घर को खुदा के घर गया होता। नमस्कार मित्रों, न्यूज 777 स्टार पर मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं रूप कुमार और आज मेरे साथ है श्री डॉक्टर पंकज शुक्ला सर, और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, डॉक्टर पंकज शुक्ला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। मैं बता दूं इनके बारे में, ये साहित्य के अच्छे जानकार हैं। बहुत सारे इन्होंने कविताएं लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, एक अच्छे शिक्षक माने जाते हैं, और ये साथ में एक उद्घोषक भी हैं। एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला उद्घोषणा करते हैं, और साथ में बताते चले एक पुस्तक समीक्षक हैं और पत्रकार हैं। हम इनसे अब बात करेंगे इनके बारे में, अब इस ब्रॉडकास्ट में जानेंगे इनके बारे में, पूरी तरह से जानकारी लेंगे और कुछ कविताएं सुनेंगे, कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। सर, पहले आप अपना जीवन परिचय बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला, मैं मूल रूप से बरहत तहसील के अंतर्गत एक गांव है छोटा सा, पुराना शुक्ल, कराल शुक्ल, मैं उसी गांव का मूल निवासी हूं। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से 5वीं तक की हुई। फिर हमारे गांव में ही कराल शुक्ल जूनियर एक विद्यालय था, जहां हमारे एक चाचा वहीं अध्यापक हुआ करते थे। मैं उसी विद्यालय में कक्षा 8 तक की पढ़ाई किया। फिर स्थानीय स्तर पर ही मैंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर मैंने स्नातक की शिक्षा जो है बरहज में बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, मैं वहाँ से स्नातक किया प्रथम श्रेणी में। उसके बाद से मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय गया, जहाँ से हमने एमए हिंदी से किया। वहीं से मैंने बीएड भी किया, और सौभाग्य से उसी समय पढ़ते हुए हमारा उसी समय नेट निकला। फिर हम लोगों ने उच्च शिक्षा में अपना कदम बढ़ाया, और हमारा विशिष्ट बीटीसी में चयन 2008 में हुआ था। और हमारी प्राथमिक पहली नियुक्ति जो है गांव पर ही, मूल गांव पर ही पुराना शुक्ल में सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। कितनी अच्छी बात है सर कि जिस विद्यालय से सर पढ़कर निकले उसी विद्यालय में शिक्षक बन गए। ये सम्मान किसी किसी को मिलता है। दोनों विद्यालय एक पास ही था। मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा सर इस चीज के लिए कि आपको अवसर मिला। पश्चात जो है हमारा प्रथम प्रमोशन हुआ। मैं बरहज विकास खंड में ही एक लबखनी गंगा गांव है, मुश्किल से हमको लग रहा है गांव से मेरे 2-3 किलोमीटर है, वहीं हेडमास्टर रहा। उसके बाद से फिर तब तक यह एक नई भर्ती आई आपके यहाँ विभाग में, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में। और मैं पिछले तीन साल से जो है एआरपी के रूप में आपके विकास खंड भागलपुर में कार्यरत हूँ और अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। लिखना पढ़ना चलता रहता है, यह जीवन का क्रम है। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े कवि हुए मोती बीए जी, उनका गांव यहीं है बरेजी। उन्होंने लिखा था, कलम न होती जिंदा तो कवि का मर गया होता, पहुंचने को घर को खुदा के घर गया होता। तो ये लोग हम लोगों के जो है पूर्वज हैं, और इन लोगों से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। आज चल रहा है, हरि कृपा से, महादेव की कृपा से सब अच्छा चल रहा है।
सर ने अभी मोती BS साहब की लाइन आपके समक्ष रखी। अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है डॉक्टर पंकज शुक्ला सर। इनके हम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर, साहित्य जगत में आपकी रुचि कैसे आई, कैसे आप साहित्य जगत से जुड़े? मैं अभी जैसे विद्यार्थी था, लगभग 6वीं 7वीं में पढ़ रहा था, तो हम लोगों के श्रद्धेय गुरु थे जिनको हरि पंडित जी के नाम से जाना जाता। हरि पंडित जी, हाँ, वो बेसिक में ही थे, लेकिन उनका एक अलग व्यक्तित्व था। वह कपड़ा जो पहनते थे और वह जो बोलते थे, पहले जैसे अपने यहाँ जनवासा होता था, जनवासा, तो वो आपको जनवासा शब्द पहले बता दें, आपको बताते चले जनवासा क्या है। जो पूर्वांचल के बाहर के लोग देख रहे हैं उन लोगों को पता नहीं होगा शायद, तो मैं बताता चलूं। जनवासा जो है पूर्वांचल की एक रीति है, जो विवाह, जब यहाँ विवाह अवसर होता है तो विवाह के दौरान बारातें 2-3 दिन रुकती हैं, 2 दिन, और दूसरे दिन, हाँ, शाम को संध्या समय में वहां के क्षेत्रीय विद्वान इकट्ठे होते हैं, और बारात पक्ष के जो भी विद्वान आए होते हैं वो होते हैं, और वहां पर शास्त्रार्थ होता है एक तरह का। सब लोग अपनी विद्वता प्रस्तुत करते हैं, कुछ गाने होते हैं, कुछ गीत होते हैं, कुछ विचार होते हैं, रखते हैं, और उसमें मेल मिलाप होता है। और ये बहुत ही मोहक कार्यक्रम यहाँ पूर्वांचल में विवाह के समय होता रहा है। लेकिन अब वो परंपराएं टूट गई हैं। तो मैं पंकज शुक्ला सर से जानना चाहूंगा, सर आप कैसा लगता है वो परंपराएं जो टूट गई हैं? वो बहुत दुख होता है। है बिल्कुल, वही हमारी मूल जड़ है। और आप, हम सब इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, और इतना होना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई पौधा है और वो अपनी जड़ से कट जाएगा तो सूख जाएगा। तो मतलब आपका जो साहित्यिक जीवन जो है जनवासा से शुरू हुआ? नहीं, हाँ, मेरा साहित्यिक जीवन में वो चर्चा कर रहा था कि जैसे हमारे जो गुरुजी थे हरि पंडित जी, हरिनारायण शुक्ल उनका नाम था, गांव के ही थे, बगल में उनका भी गांव था, हम लोगों का छोटा सा एक गांव है। तो जब हम लोग विद्यार्थी थे तो जैसे हमारे यहाँ बाल सभा होती थी, त्वरित कविताएं लिख कर देनी थी, कोई विषय देते थे, और बड़े रचनात्मक व्यक्तित्व थे वह। और फिर विद्यार्थी जीवन में ही वही मैं बता रहा हूँ, पहले जो जनवासा होता था तो वो अपने 1-2 शिष्यों को लेकर जाते थे, और हमारे एक चाचा भी अध्यापक थे, तो कभी कभी हमको भी लोग साथ लेकर जाते थे। और सौभाग्य से हमारे गांव के ही, मेरे घर के मकान के सामने ही एक बड़ा नाम होता था संस्कृत साहित्य का, पंडित कुबेर नाथ शुक्ल का, जिनको तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मान दिया है, और जो संपूर्ण विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे हैं। तो उनका उस समय गांव पर आना जाना लगा रहता था। 1-2 बड़े कार्यक्रमों में मैंने उनको सुना है। तो वो अभी अपना आशीर्वाद देते थे। हालांकि हम लोग अभी बहुत छोटे थे, बाद में उनका हमको सानिध्य नहीं मिला। तो इन लोगों ने मुझे जो है एक छोटे से कागज पर लिखकर हरि पंडित जी या पंडित कुबेर शुक्ला जी आग्रह करने पर ही लोग देते थे कि इसको तैयार करो। और हम आपको बताएं कि उस समय हम जब 9वीं में पढ़ते थे तो हमको इतना नहीं पता होता था कि यह एमए की कक्षा का श्लोक है। मुझको ये नहीं पता था, हम बस रट लिए थे, उसका भाव नहीं समझ पाते थे। और मैं ऐसे जनवासा में जाता था, मदे के पुत्रा जनी जरातुरा नौ प्रसूति वर्ता तपस्विनी गतिस्तुरेश जनस्य मर्दनम नहो विधे त्वाम करुणावर्धिनम। फिर उसका मैं भावार्थ बताता था जो कंठस्थ था, और अंत में बोल देता था इस प्रकार, इन वर और वधु की जोड़ी उसी हंस और हंसी के समान बनी रहे, यही हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बड़ी तालियां बजती थी और बड़ा उत्साह मिलता था, लोगों का प्रशंसा मिलता था। तो फिर धीरे धीरे मेरे मन में लिखने पढ़ने के प्रति रुचि आने लगी। और जब मैं 12वीं का विद्यार्थी हुआ तब मैं लिखना शुरू कर चुका था, और अच्छा अपने हिसाब से मैं लिख रहा था। कुछ स्थानीय अखबारों में वह जो है चीजें छप रही थी, और जो है वह क्रम चलता रहा। पहली रचना क्या थी जो आपने लिखी और पेपर में छपा, और आपको कैसा महसूस हुआ उसके बारे में? हाँ, पहली रचना जो है, वैसे पहली रचना तो 2-3 है, लेकिन एक रचना जो पहली बार मेरी आई थी अखबार में, और उस समय अब हमको, हमारे पास कटिंग होगा, हमको ये नहीं आ रहा है कि दैनिक में था या अमर उजाला में, उस समय किसी में था। हम दर्शकों आपको कटिंग दिखा देंगे आपको सर की, हमारे मोबाइल में है बहुत सारी, जो भी है सर हमें उपलब्ध करा देंगे, और हम आपको कटिंग दिखाएंगे। तो कविता क्या थी, अगर आपको कुछ लाइनें चंद कंठस्थ? उसमें यही था, उस कविता का भाव यही था कि जैसे ये जो आजकल चारों तरफ अंधेरा, भ्रष्टाचार और बुराइयां जो समाज में फैली हुई हैं, उन पर एक तरह से वह प्रहार था।
सोचता हूँ कवि बनूं, कविता लिखूं, कवि कर्म की रक्षा करूं, पर अकेले इस अंधकार में खड़ा कब तक प्रकाश की प्रतीक्षा करूं। मैं भी इस अंधकार से लड़ने के लिए तैयार था, परंतु अर्जुन की तरह मुझ पर भी संशय सवार था। युद्ध किस पर, बाण किस पर मारूं, अपने बंधु बांधव या मित्रों पर, या उनके भीतर पल रही कुकृत्यों पर। और भी यह बड़ी लंबी कविता थी और इसको सराहा लोगों ने। उस समय फेसबुक वगैरह नहीं था, हम लोगों के पास ऐसा मोबाइल भी नहीं था, वो छोटा सा। अरे हम तो जब गए यहाँ प्राइवेट पढ़ाने सुकृत बौद्ध कन्या विद्यालय में 2003 में, तो एक मटरोला सा छोटा सा सेट लिए थे। तो अब धीरे धीरे जो है तकनीकी युग हम लोगों के पास तक आया है, इससे हम लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अब जो लिखा पढ़ा जा रहा है उसे हम लोग गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब रचनाएं चलती गई, लिखने पढ़ने का दौर जारी रहा और उसमें बड़े रचनाकारों से मिलना जुलना होता रहा। फिर एक बार मेरा बड़ा भारी सौभाग्य रहा, हम जिस एक प्राइवेट महाविद्यालय में सेवा दे रहे थे, सुकृत बौद्ध कन्या महाविद्यालय आश्रम बरहज, तत्कालीन माननीय क्या थे विधान परिषद के अध्यक्ष से जेपी जायसवाल जी का वो विद्यालय था। आदरणीय श्रीमती कृष्णा जायसवाल जी जो तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी और भी बड़े नाम थे। उस समय आए थे आचार्य विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, और उसी विद्यालय में एक बार आए हुए थे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, और ऐसे और बड़े नाम, जैसे अभी हमारे गुरु जी जीवित हैं, सब भगवान करें और जीवित रहें, डॉक्टर रोरेश नीरन जी जो भोजपुरी के बड़े नाम हैं वैश्विक स्तर पर। इन लोगों का कार्यक्रम लगा रहता था वहाँ कार्यक्रम पर, चाहे वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति तत्कालीन उदय प्रताप सिंह रहे हों, चाहे आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कोई भी कुलपति रहे हों, आचार्य राधा मोहन मिश्र से लेकर, और जो भी उस समय का जो दौर था उलवाते थे। तो उन लोगों को सुनने का पहली बार मुझको इतने बड़े पैमाने पर सौभाग्य हुआ था। और हम सही बताएं, हम जब आचार्य विद्यानिवास मिश्र को सुने तो हमको लगा कि अभी दुनिया बहुत आगे है और हम लोग अभी साहित्य की एक बूंद को भी नहीं संपर्क कर पाए हैं। और धीरे धीरे वही उन्हीं लोगों के चरणों में बैठकर उनका मार्गदर्शन लेते हुए और अपने स्तर से प्रयास होता रहा, लिखने पढ़ने का दौर जारी रहा। फिर बीच में कुछ अच्छे, जैसे डॉक्टर अमरनाथ राय सर हैं, तत्कालीन एडी बेसिक रहे हैं, अभी अब ये नहीं पता इस समय कहाँ हैं, आजमगढ़ मंडल के बड़े ही माने सुधी कवि हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं। फिर इसी तरह से जो है कुछ हमारी बातचीत आज कल के दौर में आचार्य परंपरा के कुछ कवि थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर भाषा का एक बड़ा नाम है वैश्विक स्तर पर और देश में तो जाना ही जाता है, जिनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे प्रयागराज वाले। तो मैं उनके संपर्क में आया, आग्रह किया, और वह देवरिया नागरिक प्रचारणी सभा में आए भी थे और हमारी एक रिश्ते में मामी है, उनकी एक किताब का विमोचन कार्यक्रम में आए और मैंने उनका अभिनंदन लिखा था और उन्होंने बड़ी सराहा। तो हमको लगा कि देश का इतना बड़ा विद्वान, तमाम IAS IPS परीक्षाओं में जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं और जो भाषा व्याकरण का एक मानक तैयार करते हैं, जो अपने आप में बड़े नाम हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर मेरी लेखनी को आशीर्वाद दिए हैं तो प्रयास करना चाहिए। यानी हमको लगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और वह प्रेरणा मिलती गई। फिर पांडे सर हमको अपने समूह में जोड़ लिए और हर दिन कुछ न कुछ शब्द आते रहते थे, उस पर हम लोग अपना विचार विमर्श करते रहते थे। फिर एक बहुत बड़े रंगकर्मी डॉक्टर किशोर सिन्हा जी मिले, जिनकी 30 किताबें लिखी गई हैं। 30 मील लंबी सड़क उन्हीं की एक उपन्यास है और मैंने उसको बड़ा अच्छे से पढ़ा। इसके पूर्व मैंने और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, इसके पूर्व मैंने बहुत सी और किताबें पढ़ी थी, चाहे प्रेमचंद के उपन्यास हों, प्रेमचंद की कहानियां हों। किताबें तो मैं पढ़ता गया, लेकिन मैं अपने पाठकों से, आपके माध्यम से, इस चैनल के पाठकों से भी अनुरोध करूंगा कि देखिए, लिखने पढ़ने से बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को पढ़िए और गौर से पढ़िए। अगर हम अध्यापक हो गए, आप अध्यापक हो गए, सब कुछ के बाद अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो अंदर से मर जाएंगे। वो चीज जो होनी चाहिए वो आपके भीतर नहीं आ पाएगी। तो आप अज्ञे को पढ़िए, शेखर एक जीवनी पढ़िए, आप प्रेमचंद के गोदान को पढ़िए,
आप वयम रक्षामि पढ़िए, आप वैशाली की नगर वधू पढ़िए, आप भीष्मसाहिनी का तमस पढ़िए, आप जो है महादेवी जी के किताब को पढ़िए, आप नीरज जी को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए, पंत प्रसाद वर्मा को पढ़िए। तो जैसे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के साथ साथ आपके भीतर एक साहित्य की समझ विकसित होगी। आजकल के रचनाकारों में क्या है, मैं बहुत देखता हूं, आपको हम बताएं सर कि भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 3000 प्लस मंचों का संचालन किया, और 3000 प्लस मंच उसमें छोटे बड़े सब हैं। उसमें अपने समय के महान जो है जागरण गायक जो है हुआ करते थे, लखवीर सिंह लखा, जिसे व्यक्ति हमारे बरहज में आए थे, 4-5 लाख की भीड़ थी, और मैंने उनके मंच का संचालन, तृप्ति साक्या मैम के मंच का संचालन, राम कुमार लखा जी के मंच का संचालन, तत्कालीन राज्यपाल हुआ करते थे माननीय महामहिम नारायण दत्त तिवारी जी, उनके मंच का संचालन, विधानसभा अध्यक्ष के मंच का संचालन, पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल जी के मंच का संचालन, इसके अतिरिक्त तमाम विद्वत समाज से, कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से, अपने समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदयों की गरिमामयी उपस्थिति में, माननीय सांसद, माननीय विधायक और विश्वविद्यालयों के तमाम प्रोफेसरों की गरिमामयी उपस्थिति में मैंने मंचों का संचालन देखा। तमाम बड़े कवियों के भी मंचों का संचालन करके देखा, बैठकर सुना। सबसे बड़ी जो कमी आजकल की रचना धर्मिता में आ रही है, व्याकरण की बहुत अशुद्धता है। और व्याकरण की अशुद्धता दूर कैसे होगी, जब आप पढ़ेंगे। आपको एक बार पृथ्वीनाथ पांडे सर की किताब को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पृथ्वीनाथ पांडे जी की नहीं पढ़ पाते हैं, किसी अच्छे व्याकरण की किताब को पढ़िए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे बीच में अध्यापक भी हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया धात लिंग विधिलिंग पूछा जाए वो चीजें नहीं जान पाएंगे। संधि समास विच्छेद पूछ दिया जाए नहीं जान पाएंगे। एक दिन मैं ऐसे चल रहा था, एक मैम थी बैठी थी, मैंने कहा मैम आपका नाम सुषमा है, तो ये देखिए इसमें खटखोड़ वाला स आया है, लेकिन इसका विच्छेद करेंगे तो इस समा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, तो ये खटखोड़ सा आया कैसे? तो इसका भी अपना एक तरीका है, इसकी भी अपनी एक विधि है। तो हंसने लगी। तो कभी कभी बहुत दुख होता है। दुख ये होता है कि इन चीजों को आप हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जानना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे छोटा सा चीज देख लीजिए, हमारे यहाँ पंचमाक्षर है, अनुस्वार है। अगर मेरा नाम पंकज शुक्ला है तो पंख के ऊपर जो बिंदी लगी है, जो अनुस्वार लगा है, तो हम मानने को तो मान लेते हैं कि भाई ये अन्न है कि अंगा है, क्या है, लेकिन उसका एक निश्चित विधि है और उस विधि तक पहुंचने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ कविता का भी एक निश्चित व्याकरण है। बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारी हमारी कवित्रियां बहनें हैं। मैं आपको बताऊं, बताते हुए दुख भी होता है, उनके आधे घंटे के कार्यक्रम का 20,000 से 30,000 रुपये तक का चार्ज है। और उनकी कविताओं का महात्म क्या है आप मूल्यांकन कर लीजिए। जैसे हम यहाँ बुलाकर काव्य पाठ कराएं और उस काव्य पाठ का असर एक भी व्यक्ति पर न हो तो उस काव्य पाठ का क्या औचित्य है। हमारे यहाँ काव्य का उद्देश्य है, काव्य से अर्थ करते व्यवहार विदेश करते सदनिर्भरता कांता संमित उपदेश है। तो वह जब उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बड़े कथावाचक हम बुलाएं और वो अपनी कथा कह रहे हैं और राम भरत का चरित्र सुना रहे हैं, और राम भरत के चरित्र के माध्यम से अगर आपके अंदर अपने भाई के प्रति प्रेम जागृत हो गया और उसे भी आप जो आपके मन के भीतर की बेईमानी थी वह कम हुई, तो समझिए कथा सार्थक है। कोई पत्नी अपनी पति के सेवा में लीन हुई, कोई अपने परिवार में वापस आया, समता का समाज बना, ममता का समाज बना, तो यह कथा सार्थक हुई ना कि भाई फला बाबा आए थे, राम कथा के माध्यम से उन्होंने जो संदेश दिया उससे हमारा लोक समाज और राष्ट्र कृतार्थ हुआ। वैसे इन कवियों का हमारे आजकल जो उद्देश्य है, अब इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, हम 10,000 लेंगे, हम 20,000 लेंगे। उससे क्या लाभ है? और उनकी कविताओं को पढ़िए, पहले गौर से पढ़िए। वो बड़े कवि हैं लोग, उनकी कविता चाहे ठोलाइए, हमारे पास उनका ऑपरेशन किया जाता है। अभी आपको दिखाया जाएगा यहाँ क्या क्या त्रुटियां आपको बताते चले कि हमारे जो है डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ल जी एक अच्छे पुस्तक समीक्षक है, और आप लोगों में जानते होंगे बड़े बड़े पुस्तकों की इन्होंने समीक्षा की है, और इसी कारण ये ऐसा बता पा रहे हैं कि पुस्तकों में क्या कमी है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्या वह किस तरह की वो कविताएं लिख रहे हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उस पर हम आगे और चर्चा करते हैं। सर से आप बता रहे थे कि कौन कौन सी पुस्तकों की सर अब तक आपने समीक्षा की, उसके बारे में थोड़ा सा पुस्तकें जैसे तत्काल के आजकल के जो रचनाकार अपनी किताबें लिख रहे हैं, वैसे तो मैंने लगभग न्यूनतम हमको जहां तक लग रहा है कि मैंने 500 रचनाओं की समीक्षा लिखी, और वो सारी समीक्षा मेरे पास है गूगल में, हमारे जो व्हाट्सएप एक नंबर है मैंने उसमें सुरक्षित लिखा। व्यक्तिगत एक एक रचनाओं पर मैंने 500।
आपने क्या जो समीक्षाएं लिखी हैं सर, हाँ क्या कहीं आपने कोई ऐसा पेज बनाया है जहां पे आपने प्रकाशित किया हो, या कुछ ऐसा कुछ है तो बताएं सर हमारे दर्शकों को, ताकि उस पेज पर जाके आपकी रचनाओं को, आपकी समीक्षा। हाँ, अभी तो हाल ही में कई अखबारों में आई थी एक जीवन की तलाश, अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले। जीवन की तलाश। हाँ, एक हमारी सिस्टर है रिश्ते में, मांडवी सिंह जी, कुशीनगर रामकोला की, और सौभाग्य से वो भी बेसिके की अध्यापिका है। प्रतिभा है, प्रतिभा जो है किसी की मोहताज नहीं होती है, और हमको लगता है कि उदीयमान सूरज को बदली दबा नहीं सकता है। तो वह उदीयमान सूरज है, और उसने लिखी है, उसकी किताब का नाम है जीवन की तलाश, और हमको बड़ा अच्छा लगा। उसका पीडीएफ आया, मैंने उस पर लिखा, विधि से लिखा, 2-3 पन्ने तक लिखा, उनको भी लिखा, बड़े मैंने हर्ष के साथ उन्होंने आभार व्यक्त किया। फिर मैंने उसको अखबारों में दिया, तमाम अखबारों में छपा। ऐसे हमारी मम्मी है प्रेमदा जी, मैंने उनकी किताबों को भी पढ़ा। हाल ही में प्रेमदा जी बहुत, अरे बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और एक पुस्तक अभी जहां तुम्हारी संभावनाएं हैं, वह किताब का विमोचन दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है। मदन केसरी साहब आए थे, जो यूनिसेफ के लिए काम करते हैं, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ऐसे ऐसे बड़े महनीय विद्वान लोग आए थे, और वो बड़ा नाम है, मेरे देवरिया का सौभाग्य है। हालांकि आप जानते ही हैं अब अपने यहाँ क्या है, अब हम लोग जिस अंचल में हैं, यहाँ इन चीजों को समझने वाले लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अब मुट्ठी भर लोग हैं, तो ये सब चीजें रहती हैं। ऐसे ही अभी इसके पहले एक वृंदावन राय सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक बड़ा नाम है हिंदी कविता का, उनकी मैंने लगभग 5-7 रचनाओं की मैंने भूमिका लिखी, और उस सर तो अपना एक गजल संग्रह निकाले, उसमें मेरा पूरा समीक्षे डाल दिए हैं और हमको उसका लिंक भी भेजे थे। हम एक और बड़ा नाम है वीरेंद्र मिश्र बिरही जी, बड़े अच्छे गीतकार हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनकी भी मैंने रचनाओं का कहा, एक समीक्षा लिखा। फिर एक हमारे साथ की अच्छी कवित्री है नीरजा बसंती जी, गोरखपुर से, बेसिक में है, खजनी में, और मैंने उनकी भी रचनाओं पर समीक्षा लिखी। और एक ग्रुप है मेरा, एक समूह है साहित्य शक्ति संस्थान, जिसमें बहुत सारे रचनाकार जुड़े हैं, उसमें बहुत सारी रचनाएं आती रहती थी, उस पर लिखा जाता रहा, और पढ़कर बड़ा आनंद होता था। एक दौर तो ऐसा था सर कि हम बताएं आपको, एक दिन में अगर मैं 2 समीक्षा न लिखूं तो मुझे नींद नहीं आती थी, और बड़ा आनंद आता था। और वह कवि या कवित्री किस भाव से वह कविता लिखा है, कितना तापमान, कितना ज्वार इसके दिलो दिमाग में उठा है, मैं वहां तक पहुंच जाता था जब मैं उसकी समीक्षा में पढ़ता था। और एक एक शब्दों का जब मैं गहन अन्वेषण करता था, चाहे गूगल से चाहे लोगों से पता करके, तो मैं अंततः पहुंच जाता था कि इसी भाव भूमि से यह कविता का स्रोत फूटा है। और मैं लिखकर जब उनको भेजता था तो वह 100% स्वीकार करते थे लोग, सर जिस मानसिकता से, जिस उद्वेग से, जिस मनोभाव के साथ मैंने कविता लिखा है, आपने उस चीज को बखूबी पकड़ा है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि चलिए हमारी सार्थकता यही है कि कम से कम माता सरस्वती की सेवा की जा रही है। बाकी आप लोग वही हैं, जैसे चल रहा है चल ही रहा है। ये मैं चाहूंगा सर कि आप अपनी एक कविता जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं, ताकि जो आपको अच्छी लगे। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, कोई भी एक रचना आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। बीच में बहुत सारी बातें हुई, हाँ। और आपकी एक अच्छी रचना हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, आप हाँ। चाहें तो। चाहे तो बहुत हैं। एक बार एक रचना लिखी गई थी जिसमें नायक नहीं है। नायक नहीं है? नायक नहीं है, नायिका भी नहीं, नायिका भी नहीं है, और श्रृंगार रस की रचना है। श्रृंगार, देख सकते हैं रचना का स्तर, न नायक है न नायिका है, लेकिन उसमें श्रृंगार है। हाँ। ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या आप लोग? नहीं कर सकते ना। हाँ। आइए रचना देखते हैं सर की। और नायक अपने घर है, नायिका अपने घर है। अच्छा। और एक तरह से कहा जाए वो चली चला का वेला है, जैसे आजकल जो हो रहा है समाज में। तो उसी पर यह लाइन थी, न जाने क्यों अचानक अब तुम्हारे नैन रूठे हैं, किसी से कह न देना प्यार के संदर्भ झूठे हैं, हृदय यह तृप्त है अमृत की सच्ची सुधा पीकर, मोहब्बत में इसी कारण धर के रंग घूटे हैं। मैं अपने आकुल अंतस को चाहे जैसे समझाऊं, पर यह संभव नहीं कदाचित फिर मैं द्वार तुम्हारे आऊं। मैंने तो हर पीर तुम्हारी हंस हंस कर पीना ही जाना, तेरे सुख के लिए निरंतर मरमर कर जीना ही जाना, तेरे एक अश्रु के बदले मैंने अपनी मुस्कान लुटाकर, तेरे एक अश्रु के बदले मैंने अपनी मुस्कान लुटाकर, अपनी सांसों के धागों से तेरे व्रण सीना ही जाना, फिर भी यदि मैं तेरे प्रति तिल भर भी अन्याय किया हो, तो भगवान करे जीवन में मैं पल भर चैन न पाऊं, पर यह संभव नहीं कदाचित फिर मैं द्वार तुम्हारे।
बहुत लंबी कविता है यह। और बहराइच के एक प्रधानाचार्य थे सूर्य नारायण शुक्ल, बहुत पहले हमको मिले थे और उन्होंने इस रचना का बहुत परिमार्जन किया था। सीतापुर में हुआ था सुजान साहित्य संस्थान के सौजन्य से एक कार्यक्रम, मैं वहाँ गया था। मुझे उन लोगों ने बड़ा आशीर्वाद भी दिया, पुरस्कार भी दिया और चलता है। अब तो आजकल तो अब मान लीजिए कि हम छोटे छोटे मुक्तक जैसे 4-4 लाइन की हैं। अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ी जो विडंबना है सर, मैं आपको लोग मुक्तक पढ़ देते हैं बस। नहीं, मुक्तक नहीं। जैसे होता यह है कि लंबी कविता सुनने का आपके पास समय नहीं है, धैर्य नहीं है। हाँ, समय नहीं है। आप 10 मिनट समय नहीं देना चाहते हैं, आप 4 लाइन सुनकर आह और बाह में निकल जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लंबी कविता कोई सुनना नहीं चाहता है। तो लंबी कविता कोई सुनना नहीं चाहता है तो अब फिर क्या है, अब छोटी छोटी कविताएं जो है आदमी जो है लिख रहा है और उन्हीं को सभ्य समाज में सुना करके अब चल रहा है, परंपरा चल रही है। हालांकि मुक्तक भी एक अच्छी विधा है, हाँ, बहुत अच्छी विधा है और मुक्तक में जो है लोगों का जो है रुझान भी है। अरे मुक्तक सर बिहारी ने लिखा है और देखिए आज अमर हो गए, बिहारी सतसई के नाम से। तो ऐसा नहीं है, हमारी कुछ कवित्री बहनें भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक भी लिखती हैं और वह जो है बड़े मंचों पर आजकल काम लोग कर रहे हैं। तो ये हम सबका बड़ा भारी सौभाग्य है कि जो है आज एक तरह से देखा जाए तो देवरिया में बहुत सारे ऐसे युवा रचनाकार हैं जो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध कर रहे हैं। अभी एक हमारे गुरु जी हैं, देखिए मैं दीक्षित जी हैं, नाम विस्मृत कर रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब थे, आजकल बड़े अच्छे से साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह से जो है एक अंशुल जी हैं, बैंक में कार्यरत है, वरुण जी, वो भी बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं देवरिया जिले से। हमारे यहाँ बरहत से अंजनी जी हैं जो मोती बीए जी के लड़के हैं, वो भी संपदा न्यूज के माध्यम से साहित्य की अलग जगह रहे हैं। अनजान भैया हैं हमारे बरहज वाले। फिर इसी तरह से भालचंद त्रिपाठी जी हैं, भालचंद उपाध्याय जी हैं, उनके लड़के अरविंद त्रिपाठी जी हैं। फिर एक बेसिक में अध्यापिका रही हैं जो सेवानिवृत्त हो गई हैं, वो भी बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो बहुत सारे नाम हैं बेसिक से। साहित्य में काम चल रहा है। हाँ, अरे बिल्कुल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चीजें खत्म नहीं होनी है। थोड़ा सा ये होता है कि जो वेग है मेरा कमजोर हो जाता है, कभी तेज होता है कभी कमजोर हो जाता है। कोई चीजें एकदम से खत्म नहीं होती है, कोई चीजें एकदम से जल्दी नहीं आती है। जल्दी आने के पीछे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है और जाने के बाद भी जो है आदमी को जो है मेहनत करना पड़ता है। छोटे छोटे मुक्तक जैसे मान लीजिए कि सागर भी प्यासा है मैंने देख लिया, सागर भी प्यासा है मैंने देख लिया, घोर निराशा और हताशा देख लिया, मौन होकर जब भी उनसे मिला हूँ, खुद का बना तमाशा मैंने देखा। क्या बात है, क्या अच्छा मुक्तक है ये। खुद का बना तमाशा मैंने देख लिया, ये होना चाहिए। बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बादल जो गरजते वो बरसते नहीं है, लाख समझाओ पर समझते नहीं है, कोयले का साथ करके देख लिया मैंने। कोयले का भी साथ किया आपने? हाँ, कोयले का साथ करके देख लिया मैंने, रगड़ करते रहे पर चमकते नहीं। क्या बात है सर, क्या पूरा मुक्तक था। बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लाख समझाओ पर समझते नहीं है, कोयले का साथ करके मैंने देख लिया, रगड़ करते रहो पर चमकते नहीं। कितनी समसामयिक चीजें थी वो सब, कितना सार्थक ची बात है ये, आप समझ सकते हैं। आप बात कर रहे हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला सर से। अब देखिए कि साहित्य जगत की इतनी महान हस्ती हमारे देवरिया जिला की है और मैं बताना चाहता हूँ, मैं लेकर इसलिए आया कि कहीं ये खो ना जाए इन मंद हवाओं में और धुंध छा ना जाए जीवन की बहाव में। मैं आगे बात करूंगा सर से। सर जो शिक्षा दीक्षा हुई, क्या आपको इसके बाद जो है आप कहीं बाहर नहीं गए क्या, कहीं साहित्य? ना सर, हम तो आज तक दिल्ली नहीं। अच्छा, पत्रकारिता के बारे में बोलते तो सर आप दिल्ली गए नहीं तो कैसे देश विदेशों में कैसे आप पत्रकारिता? मैं व्यक्तिगत सशरीर नहीं गया हूँ, मेरी चीजें चली गई। अच्छा, मेरे लेख चले गए, मेरी कविताएं चली गई। हाँ, ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा है, महादेव की, मेरे सब चले गए। विश्व के 56 नहीं सर, 13 कुल मिला के 13 जो बाहर के हैं और भारत में। हाँ, वहाँ मेरी रचनाएं निकली हैं।
और इतनी यहाँ तक कैसे पहुंच बना लेते हैं सर आप? जैसे ऑनलाइन माध्यम से जो है लोगों का लिंक मिलता गया, कुछ अच्छे लोग जुड़ते गए, और मैं रात को जब सोता था तो तमाम विदेशी अखबारों को सर्च करता था, तो उसमें उनका पता मिलता था। तो कभी कभी फोन नंबर भी होता था, मैं मिलाने को तो फोन नंबर मिला देता था साहस करके, लेकिन उनकी भाषा में नहीं समझ पाता था। और फिर क्या करता था, उनका व्हाट्सएप पर, मेल पर मैं उसको अंग्रेजी हिंदी में टाइप करके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भेजता था, उधर से जवाब आता था। मैंने हम आपको बताएं, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष बहुत रहा। हाँ, साहित्यकार को जो हिंदी जानता हो, विदेशों में अपनी रचना छपवाने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करना पड़ा था। और मैं आपको बताऊं कि मैं अंग्रेजी के एक अध्यापक के पास मैं सुबह सुबह पहुंच जाता था कि सर ये मैसेज आया है, न्यूमेरिकन जो है इंग्लिश में लिखा है, मैं तो कुछ समझ रहा हूँ, जरा इसको आप समझा दीजिए। तो उनकी डांट भी हम सुनते थे, लेकिन हमने सोचा चलिए अवस्था नहीं देखी जानी चाहिए, जिससे कुछ मिल रहा उससे लीजिए। अच्छा। और भले कम उम्र के हैं, मैं उनसे सीख रहा हूं, तो वो हमारे भाई गुरु हैं, और हम लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर वो शिष्टता आनी चाहिए और हमको झुकना चाहिए। तो वो हमारी मदद भी करते थे, बताते थे, फिर हम वही कहते थे सर जरा मैसेज टाइप कर दीजिए इसका जवाब, ताकि हम भेज दें। वो भेजते थे, फिर कॉपी पेस्ट करके वहां से भेजते थे, वहां से जवाब आता था। और धीरे धीरे आपको बताएं कि हिंदुस्तान के लगभग 50 अखबार वालों, छोटे बड़े तमाम पत्रिका वालों लोगों ने हमसे सीधे संपर्क किया कि आप मेरे लिए लिखिए, मेरे लिए लिखिए, मेरे लिए लिखिए। हाँ, नहीं वो प्लस हो जाएगा तब। और उसमें एक दिनेश त्रिवेदी जी सर थे कानपुर के, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। प्रवासी इंडिया और एक कदम और जो है दिशेरा, उनके अखबार हैं, वो हमको बहुत आशीर्वाद देते थे और बहुत सारी मेरी रचनाओं को जगह दिए, बहुत जगह दिलवाए। फिर और भी जो स्थानीय, जैसे इंदौर समाचार है, जैसे राइजिंग बिहार है, जैसे कुशीनगर है, कुशीनगर दर्पण है, और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब तो अखबारों से मैंने लिखना पढ़ना होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पेशेवर अखबार रहे, लेकिन यह जरूर है कि मैं जो हूँ, जैसे आपने कोई आयोजन कराया रूप जी, तो आपको किसी को लिखवाएंगे तो 2 घंटा में लिखेगा, हमको दे देंगे तो हम 5 मिनट में टाइप कर देंगे पूरे कार्यक्रम, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, अपने भाषा में हम बना के दे देते। तो यह काम लोग हमको सौंपते गए कि जरा उसका एक समाचार भेज दीजिए, जरा उसका एक समाचार। तो मैं स्वतंत्र रूप से लिखता था और मैं किसी अखबार से बदकर नहीं लिखता था, और स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में अपना करते रहते थे। और वैसे आदत में है सर, आदमी लिखेगा नहीं तो जिएगा कैसे? कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप गतिमान रह पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे जो है क्रम चलता रहा, और आज की स्थिति यह है कि हरि कृपा से तमाम काम भी आ रहे हैं, तमाम किताबें भी आ रहे हैं। सर मेरे लिए मेरे किताब का लिख दीजिए, मेरे किताब का लिख दीजिए, सर ये मेरी रचना है, इसको कहीं समीक्षा कर दीजिए, या कहीं प्रकाशित करवा दीजिए। तो नए रचनाकार जो भी लोग हो, आप सर से आप संपर्क कर सकते हैं, पंकज शुक्ला सर, डॉक्टर पंकज शुक्ला सर से। सर अपना एक बार नंबर बता दीजिए ताकि मेरे दर्शकों को पता रहे। मैं नीचे सर का नंबर लिख दूंगा, जो भी लोग संपर्क करना चाहें और अपनी रचनाएं छपवाना चाहें या समीक्षा करवाना चाहें, तो डॉक्टर पंकज शुक्ला सर हमेशा इसके लिए, नए रचनाकारों के लिए सहयोग में तत्पर रहते हैं। सर ने बहुत सारी समीक्षाएं की हैं, पुस्तकें लिखी हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिखा है इनका। सर मैं बात कर रहा था नए जो रचनाकार हैं, सर से मिल सकते हैं। सर का मैं नंबर नीचे उपलब्ध करा दूंगा। सर हम समझ का सहयोगी रहे डॉक्टर पंकज शुक्ला सर। आपको अगर आप एक रचनाकार हैं तो आपको भागना होगा ना, नहीं है इधर उधर, परेशान नहीं होना कि कैसे आपकी रचना छपेगी, कैसे क्या करना है। आपको गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर पंकज शुक्ला देवरिया जिला के हैं, उपलब्ध है, बरहज में मिल जाते हैं, और ये हमेशा भागलपुर में तो प्रतिदिन आते हैं। तो आप इनका नंबर लेके इनसे संपर्क करके मिल सकते हैं। और अपना देवराहा बाबा की तपोभूमि बरहज में कभी भी आप मिल सकते हैं। तो सर आगे हम बात करेंगे आपसे। मैं चाहूंगा कि आप जो मंच संचालन, सर मैंने सुना पहली बार जब मैं आपको देखा, जो मेरा अनुभव है, जो मंच संचालन करते हैं एकदम लगता है जैसे करंट सा आ गया है, माहौल एकदम ऐसे लगता है कि एक बसंत छा गया हो, चारों तरफ गुलमोहर के फूल खिल गए हो। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को भी कुछ चंद लाइनों से अनुग्रहित करें। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ जिला अधिकारी आ गए,
अब जिला अधिकारी बैठे हुए हैं और आप कैसे उनका मंच संचालन के दौरान उनका स्वागत सम्मान करेंगे, बस वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप मैं फिर से पंकज शुक्ला सर की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैंने मान लिया कि जिलाधिकारी महोदया दिव्या मित्तल जी आज इस विद्यालय में पधार चुकी हैं, मंच लगा हुआ है, सब लोग आए हैं। तो संचालन की सबसे बड़ी विशेषता हमको जहाँ तक लगती है कि आप जाइए, पहले उस मंच को सम्मान दीजिए, मंच को प्रणाम करिए, जूता अपना बाहर निकालिए, विद्या के अधिष्ठात्री उस पर आसीन हैं, और दर्शकों को पहले समझिए 1 मिनट खड़ा होकर किस तरह के स्तर के यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए किसान मेला लगा हुआ है और आप लगेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम और बाणभट्ट की रचनाएं और बड़ी ऊंची चीजें बोलने, तो बेईमानी होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरे जो चीफ गेस्ट हैं वो चीजों को समझेंगे, तो हमको तो भाई आम लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वहां भाषा आपकी बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर अध्यापक समाज का है तो वहाँ खुलकर बोलिए, जितना जान सकते हैं उतना बोलिए। जिलाधिकारी महोदय आ गई, हमारा पूरा बेसिक का शिक्षा समाज बैठा हुआ है, तो उनके आने के साथ ही मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सब पंडाल में रिक्त पड़ी कुर्सियों पर अपना आसन ग्रहण करें, कार्यक्रम की शोभा को दोगुणित करें। हम सबके बीच में जनपद की यशस्वी जिलाधिकारी महोदया का शुभागमन हो चुका है। विद्या के अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करती हुई जिलाधिकारी महोदया, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, लगे ज्योति की ये झड़ी झूम ऐसी, उषा जा न पाए निशाया न पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम एक हैं 100 बने, हम नदी हैं समुद्र बने, हम लघु हैं दीर्घ बने, कि आर्ष और मंगलमयी कामना के साथ विद्या के अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हुई जिलाधिकारी महोदया जनपद देवरिया, मैं पुनः चाहूँगा आयोजक मंडल से महोदया को ससम्मान आसन ग्रहण कराने, तत्पश्चात जो उनका बैज है, बुके है, माला है, अभिनंदन सामग्री है, वो सब देने के साथ न भाषा भाव भक्ति है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो आपको सादर समर्पित है। उसके बाद मंगलमयी पावन पुनीत वेला में अभिनंदन सर स्वीकार कर इन प्रतीक्षारत नयनों को सुखानुभूत कराती हुई गौरवमयी मनोबल को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने वाली मृता दीनता सौम्यता शालीनता सहजता की साक्षात पर्याय के रूप में मंच पर विराजमान जनपद देवरिया की यशस्वी जिलाधिकारी महोदया का स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे शब्दातीत प्रसन्नता की अनुभूत हो रही है। ब्रह्मर्षि देवराव बाबा की इस तपस्थली पर, बाबा राघव दास जी की इस कर्मस्थली पर, अनंत महाप्रभु की इस तपस्थली पर, बाबा सूरदास पल्हारी दास जी की इस कर्मस्थली पर, खाकी बाबा की कर्मस्थली पर, पावन सलिला सरजू की गोद में अवस्थित ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक नगर भागलपुर बरहज की इस धरती पर मैं जिलाधिकारी महोदया का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपार हर्ष की अनुभूत कर रहा हूँ। महोदया, ऋषियों और महर्षियों के चरण चिन्हों से यह धरती चिन्हित है, ऋषियों और महर्षियों के चरण चिन्हों से यह धरती चिन्हित है, और आपने जब से जिलाधिकारी देवरिया के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है तब से लेकर आज तक आपने जनपद देवरिया को राष्ट्रीय क्षितिज पर गौरवान्वित किया है। इस नाते हम आपका पुनः पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। फिर और अपनी कुछ कविताएं उसी में होने लगती हैं। हाँ, और भी कई रूप, कई तरीका है, कई जैसा हमने बोल दिया ना, मैं मंच पर जाऊंगा तो ये चीजें नहीं बोल पाऊंगा, अब दूसरा बोला चलेगा। जैसे दर्शक हाँ, जैसे लोग उस तरह की भाषा, हाँ, ये काम करता हूँ। मैं बहुत कम से कम रचनाकारों की कुछ रचनाओं को नोट भी किया हूँ, जो अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उसमें छोटे बड़े सब रचनाकार हैं। मोती बी जी का मैंने कुछ कविताएं याद किया है, तो मैं कुछ पंडित कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी की कविताएं याद किया है, मैंने दूधनाथ सिंह की कविता याद की है। तो ऐसे और भी बड़े नामों को, घिसकर लिपिबद्ध हुआ भाल होगा चंदन, स्वयं का विसर्जन है आपका है बंधन, दिनकर की रश्मियां प्यार से है पांव छूती, आज फिर महोदय आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। तो अब चूंकि मेरी रचना नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, हमको क्लियर याद नहीं है, तो अच्छा लगा। तो हम पिपासु आदमी हैं तो हम उसको भाई उसको ढूंढ लेंगे। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ नाम मिल जाए,
नाम मिल जाएगा तो और बेस्ट हो जाएगा, मैं उनका भी आदर के साथ नाम लूंगा अपने संचालकीय दायित्व में। ऐसे ही हमारे अभी यहीं बगले के हैं मोती भैया जी, मैं उनकी एक रचना अक्सर पढ़ता हूँ। पूछिए क्यों मैं पढ़ता हूँ? एक तो मेरे आंगन के वो कवि हैं, वो हैं तो वैश्विक स्तर के, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि वो बरहज के कवि हैं, और किसी बरहज के कवि को लगभग यदा कदा सभी मंचों पर किसी बहाने स्मरण करने का नैतिक दायित्व भी हम पर है। तो यह मेरी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और मैं उनकी कुछ कविताएं पढ़ते रहता हूँ। हमारे सौ नामधन्य कवि मोती भैया जी ने कहा था, कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी ने कहा था, रौराइनी तंगना आजोर हो गई, हमार मन रहे सामर उभोर हो गए, जवन छौले अनहरिया के रतिया रहे, उरौरा भेटैला से भोर हो गए, अब हम झोरा में धरी कि बोरा में धरी, कि हौहा के रौरा के कोरा में धरी, दिलवा के देवता से पूछे विचित्र बाबा, सेनुरा के ऐसन सिनोरा में हमने किसी के सम्मान में। मैं बता दूं आपको, विचित्र कवि जो है बहुत ही अच्छे कवि थे, जो कि हमारे भाटपार रानी के रहने वाले थे, और अक्सर उनसे मुलाकात हो जाया करती थी। अक्सर एक आध कविताएं और रचनाएं हमको ऊपर से घाम पर नीचे से पानी, बीचे में डूब गए भाटपार रानी। तो बाढ़ आई थी जब 98 वाला, तो बाबा का हालचाल बा फोन किए थे, का हालचाल पूछा ताला, ऊपर से घाम भइल नीचे से पानी, आ बीचे में डूबल बा भाटपार रानी। अरे बड़े विचित्र विचित्र कवि थे, सिचुएशनल कवि थे, वाह बड़े नाम थे लोग, मानना पड़ेगा। सिचुएशनल कवि थे। आज उनके नाम पर एक रोड है और उनके गांव तक जो सड़क जा रही है। अरे क्या बात, तो काफी अच्छा। अबे यही हमारे बगलिए की मोती भैया जी थे, दाल रोटी या माठा जो मिलल करी, जबला गमछा में भूजा या भेली रही, तेल सरसों के बुकुआ जो लागल करी, अपने किस्मत पर झंखर चमेली। ये सब चीजें अब कहाँ मिलने वाली? तुरी के फेंक द चाहे मीसा मला, तोरे खातिर करजवा ढहकते रही, चाहे आंधी बहो चाहे बिजली गिरो, फूल बाता बगीचा महकते। अब जाए धरेक्षण मिश्र को कोने दुखे डोली में रोज जाली कनिया पढ़ी, कितना आनंद आ जाए। आज उजात बानी बंद होके एक जेल भी, जेलर जहां के सास नदी आ जेठनिया, यही दुखे डोली में रोवती जाली कनिया। अरे है तो कुछ पेशेवर लोग हैं जो मारे हैं, माहौल गंदा कर दिए हैं पैसा के पीछे भाग भाग करके। नहीं तो महाराज विचित्र जी, मोती भैया जी, धरेक्षण मिश्र जी, मोदानाथ समोसा जी, श्याम जी, अभी कुछ हद तक जुगानी जी थे, और दीक्षित जी का मैं नाम लिया हूँ, प्रेमदा जी, निर्जा जी, मंडवी जी, इस स्तर के लोग कहाँ लिखने पढ़ने वाले हैं आपके यहाँ? वहां तो सभी कविये कवित्री बनते हैं लोग, मंचों पर चले गए, कांटा चुभते चुभते मैं गुलाब हो गई। यही नहीं समझ में आ रहा है, आप काव्य पाठ कर रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं? काव्य पाठ की अपनी एक मर्यादा है, वो कविता की बाग देवी की आप आराधना कर रहे हैं, और आप श्रृंगार में डूबते चले जा रहे हैं। प्यार नहीं तोड़ना चाहिए, हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, और तमाम हास परिहास चल रहा है बड़े मंचों पर, और बड़े बड़े नामधारी लोग वहां बैठे हैं। तो ये सब क्या है? अब ये समय की मांग भी है, और बस लोगों को अपना लिफाफा दिख रहा है, वो त्याग, काफी गिरावट आई है साहित्य में। लेकिन फिर भी डॉक्टर पंकज शुक्ला जैसे लोग जो कि अभी भी साहित्य की धरोहर को थामे हुए हैं, हम बहुत सारे मंचों पर हम जाते हैं, हम सर उठ के चले आते हैं, हम नहीं बैठते हैं। क्या जरूरत है भाई? हमारी आपसे कोई मतलब नहीं, हम लोग बहुत छोटे स्तर के हैं। अभी हमको ये लगता है कि अभी यह छटपटाती हुई आत्मा है, इसको और छटपटाने दिया जाए। अरे आप अध्यापक हो गए, आप सब सर्जक हो गए, आप प्रौढ़ बनिए, और कुछ आपसे अब दूसरी उम्मीद की जा रही है। अब आपसे केवल मंचों पर गाने बजाने की उम्मीद नहीं है, आपसे बड़ी उम्मीद की जा रही है। भगवती सरस्वती ने आपको इस लायक बनाया है, आप अच्छा सृजन दीजिए, इस समाज को दिशा दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। लिफाफे के चक्कर में कब तक भागेगा आदमी? हाँ, पैसा चाहिए, मैं मानता हूँ, अर्थ की आवश्यकता है, पारिश्रमिक चाहिए, जो मिल जाए आशीर्वाद स्वरूप लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई सुने या न सुने, आपको कोई दोबारा मंच पर बुलाए या न बुलाए, आप अपना स्तर न गिरने दें। कविता के साथ कोई समझौता न करें, आप उसका स्तर आप बरकरार रखें। और अच्छी कविताएं लोगों को जल्दी पसंद नहीं आएंगी, उसके पाठक। अच्छा ही बताइए, सब लोग कविता समझने लगेंगे तो कविता का और कवि का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, कवि को देन चहत विदाई तो पूछत केशव की कविता है। उस समय में आचार्य केशव दास की कविताएं राजा पूछता था, बताओ भाई केशव दास की कविता है, इसका अर्थ बताओ, तो विदाई ले जाओ। तो इतना कठिन होता था, वो बता ही नहीं पाते थे। हाँ, तो कभी कभी अब तो हर गाँव में चाहे वो कवि हो गए हैं, देखा देखी। अब एक तरह से कहा जाए, एक प्रोफेशनल बनता जा रहा है युवाओं के लिए। हाँ,
कोई हमको आज तक बता दे कि मैं मंच संचालन का 100 रुपया भी लिया हूं? कोई हमसे बता दे। हाँ, आप हमको जो सम्मान दे देते हैं हम उसको धारण कर लेते हैं। यदा कदा लोग अपनी गाड़ी से हमको छुड़वा देते हैं, बुलवा लेते हैं, लेकिन मैंने जो संचालन किया और उस संचालन के पारिश्रमिक के रूप में आप हमको कुछ देंगे, ये हमको नहीं चाहिए। आप हमको अपना आशीर्वाद दीजिए, फिर अवसर दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सबल रहें, चिरायु रहें, ताकि ऐसे महनीय आयोजनों में मैं उपस्थित होकर आप सबको प्रणाम करता रहूं। देते हैं लोग, जो धारण करने, जो लेने लायक है वो लिया जाता है, ऐसा नहीं। इसको मैंने कभी अपने जीवन में पेशा नहीं बनाया। पेशा बनाया होता तो लाखों लाख, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया मैं मांगता और मिल जाता और मैं कर लेता, लेकिन मैं औचित्यहीन होता चला जाता और उस श्रेणी में मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। बहुत सारे बड़े मंच हैं, मंच के संचालन के बाद आयोजक आते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और मेरे पॉकेट में पैसा डालते हैं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं। नहीं, ये चीज नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद दीजिए हमको। क्या देंगे आप? बहुत देंगे, 5,000 रखे होंगे, चाहे 2,000 रखे होंगे, चाहे 3,000 रखे होंगे, चाहे 10,000 रखे होंगे। 1 लाख सरकार दे रही है तो व्यवस्था नहीं बन पा रही है, 5,000 आप दे देंगे तो कौन हमारी व्यवस्था बंद बिगड़ जाएगी। तो कहने का मतलब, शब्दों को बेचिए मत, शब्दों को गढ़िए, शब्द खुद आपको आशीर्वाद देंगे। आप चलते रहिए, वह शब्द आपको खुद धन देना शुरू करेंगे। शब्दम ब्रह्मम, शब्द ही ब्रह्म है, न क्षरति अक्षर। और वो आप अक्षर की आराधना में लगे रहिए। और जो भी युवा और उत्साही रचनाकार है, जो 7 काट मेथड से रातों रात बड़ा रचनाकार बनना चाहते हैं, बड़े मंचों पर नाम पाना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने कद को पहचानिए और लिखिए, पढ़िए। पहले स्वयं को उस लायक बनाइए, फिर बड़े मंचों पर आइए। 2 कविता याद कर लिए, 2 मुक्तक याद कर लिए, भगवान ने थोड़ा सा गला दे दिया, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वाह वाह हो रहा है। कविता आह और वाह के लिए नहीं होनी चाहिए। कविता इस समाज के दिशा देने के लिए होना चाहिए। कविता लोगों के अमंगल के निवारण के लिए होनी चाहिए। कविता आपके यश को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। कविता आपके संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए होनी। अब आह और वाह बस तालियां, कविता खाली ताली के लिए है, केवल आह वाह के लिए ना, ये गलत बात है। कविता वो है कि आप 4 लाइन सुन लीजिए तो आपके अंदर वो उफान आ जाए। वीर रस की कविता सुनिए तो अभी आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। श्रृंगार रस की कविता सुनिए तो अभी आप विवश हो जाइए अपने उन आंतरिक लोगों के साथ। भक्ति रस की रचना सुनिए तो आप भगवान की तरफ उन्मुख हो जाइए। यह होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए महाराज, बिल्कुल होना चाहिए। बताइए, मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि युद्ध जरूरी नहीं है, शांति जरूरी, सब कुछ जरूरी है। विश्वास आप बोलते नहीं है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो व्रत को तोड़ा होगा या तो रण से भागे। तो संकल्प के साथ आदमी को जीना चाहिए और उपासना करनी चाहिए। वासना की जिंदगी का कोई बहुत औचित्य नहीं है। तमाम लोगों को हम देखते हैं वासना में ही अपना सर्वस्व समझते हैं। आप उपासना में आइए और विकल्प में जीवन में दिए। आप संकल्प धारण करिए। जो संकल्प का जीवन है वो विकल्प का कभी नहीं हो सकता है। और संकल्प में रहिए, उपासना में रहिए, समय की गति को पकड़िए, नियति को परखिए और उसके साथ चलिए। और हमको लगता है सर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुएं भी धरती से मिले बिना मनोहर नहीं बनती। अगर आपको मनोहर बनना है तो आम लोगों तक आपको पहुंचना होगा। ये बाकी जो सम्मान, पुरस्कार, ये सब प्रशस्ति है, ये सब मनुष्य के दायित्व बोध का सूचक है। हमने जो काम किया है उसको एक स्वीकृति मिली है सामाजिक स्तर से। आपके पक्ष में लोक ने जय किया है तो उससे आप प्रेरणा लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस ऊर्जा को आप नकारात्मक दिशा में मत लगाइए, उसे पॉजिटिव ऊर्जा को अपने साथ रखिए, उससे प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। समय के साथ खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कवियों का नाम आप ले लीजिए, देखिए आज कोई पूछने वाला नहीं है उनको, उनके मरने के साथ ही साथ वो चीज नहीं रहेगी तो नहीं आएगा। किताब बन करके, अक्षर बन करके, किसी उर्दू शायर ने लिखा है ना, जब सभी शहजादे अपने अपने कब्रों में ऐठे होंगे तब तुम समय सिंधु के पानी में गहरे बैठे होंगे। सदियों बीते जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तुम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे। तो अक्षर बनकर बैठना है अगर लोगों के दिलों में, तो आपको साधना करनी। और साधना ऐसे नहीं आती है, साधना के लिए आपको तपना पड़ेगा। अभी पूछ दिया जाए 6 का अनुप्रास बताइए, मुंह बात देंगे। रूपक अनुप्रास अभी पूछ दीजिए, विसर्ग संधि
अभी पूछ दीजिए प्रतीक, बिंब पूछ दीजिए, लाक्षणिकता पूछ दीजिए, शब्द और नाद, कविता का नाद पूछ दीजिए। अभी गौड़ी स्वरूपा लक्षणा पूछ दीजिए, अविद्या पूछ दीजिए, लक्षणा पूछ दीजिए। क्या मतलब है भाई? उनसे पूछ दीजिए कि काव्य के कितने दोष हैं, खाली गिना दें, पकड़े ना। काव्य के गुण क्या हैं, अभी जनरली रूप में पूछ दीजिए। वागर्थो शब्द काव्यम, किसने कहा, क्यों कहा, रसते इति रस, रस क्या है, काव्य क्या है, कहाँ है वो चीज? मतलब एक कवि बनने के लिए इन सब चीजों अरे की बाप रे बाप, जानकारी बहुत, बहुत अरे जरूरी है। क्या बात करते हैं। इस छत पर आपको चढ़ना है और इस मकान में आपको रहना है, तो आपको जानना पड़ेगा ना कि इसका किचन किधर है, इसका लैट्रिन किधर है, बाथरूम कौन है, बेडरूम कौन है, कहाँ हमको छांटी वाला मशीन रखना है, कहाँ गैया बनना है, कहाँ बकरिया बांधना है, कहाँ हमको अपनी किताब रखना है, किधर मंदिर बनवाना है। ये उस एक छोटे से घर में रहते हैं सर, 5-10 कमरे का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 रूम में सोते होंगे। आपके लिए एक निश्चित रूम होगा, उसी रूम में जाते हैं ना। उस पूरे मकान में भी एक रूम है आपका, आखिर वहां क्यों जाते हैं? तो ये सब जब तक आप कविता को समझेंगे नहीं, तब तक आप कविता क्या करेंगे भाई? मैं तो देखता हूँ कि मंच पे चढ़ जाते हैं और छोड़िए, क्या शानदार कविता वो पढ़ते छोड़िए, हैं, जाने दीजिए। क्या लयबद्धता होती है। अरे वो सब वाह वाह, हो गया, और एकदम फेमस आदमी। वो सब वो मतलब वो कितने, काव्य नहीं है। नहीं, वो कितने दिनों तक, वो अस्थिर चीजें हैं। अस्थायी रूप में अब बाबा तुलसी को किसी ने कहा था का कि आप इतना मोटा रामचरितमानस लिखिए, आपको भारत भारती मिलेगा, ज्ञानपीठ मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा। लेकिन बाबा ने कहा है कि हम क्यों लिखे हैं, नाना पुराण निगमानगम समस्तम में दोहरा मड़े निकटता को जंतोपी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंत्र मंजुल मातमोती। उन्होंने कहा मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ की गाथा लिखा हूं। तो आप जो रचना लिख रहे हैं, आप अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इसको आप न समझेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का रचनाकार कालिदास जी बड़ा आदमी जो है, आप बताइए। रघुवंशम की कथा जिन्होंने लिखा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, कालिदास जी ने कहा, मंदा कवि सह प्रार्थी गमिष्याम उपहास, मैं मंद बुद्ध का कवि कालिदास भविष्य में उपहास का पात्र बनूंगा। जैसे एक छोटे से बौना आदमी को कहा जाए कि आप इस ताड़ के वृक्ष से फल तोड़ लाइए, तो तोड़ पाएगा? बांह ऊपर करके लोग उपहास करेंगे, लेकिन कह रहे मैं वो उपहास झेल लूंगा, मैं रघुनाथ की कथा, रघुनाथ के से चरणों में उपहास झेलना पसंद करूंगा। और उन्होंने किया। देखिए आज चल ही रहा। आज भी बड़े नाम है, जैसे हरिओम दादा है, बहुत बड़ा नाम है वीर रस का, एक वीर रस की कविता हो जाए, है ना। वीर रस का एक बड़ा नाम है हरिओम दादा। जैसे विष्णु सक्सेना जी, कुंवर बेचैन साहब अभी नहीं रहे, तो अभी सरिता जी हैं। ये सब बहुत बड़े नाम है जो साहित्य की रखवाली बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो ये सब होना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को यह जरूर बताना चाहेंगे, जो भी लिखने पढ़ने की दुनिया से जुड़ा है, जो भी लिखने पढ़ने की दुनिया से लिखा है, अगर वह 10 लाइन लिख रहा है तो 50 लाइन जरूर पढ़े, चाहे वह जिसकी भी पढ़े। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो रूप जी ने जो समाचार बनाया उस समाचार को पढ़ो, संपादकीय पढ़ो। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारी किताबें हम भी उपलब्ध करा देंगे। अब तो आपके जिले की नागरिक प्रचारणी भी है, जब समय मिले। जैसे हम लोग देवरिया जाते हैं और 1-2 घंटे का समय है, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, तो इधर उधर जाने से अच्छा है, जोगेंद्र जी हैं नागरिक प्रचारणी में बैठ जाते हैं, कुछ पुरानी किताबें निकाल लेते हैं, दुर्लभ किताबें, और उसको कुछ पढ़ते हैं, जितना पढ़ पाते हैं, बाकी का फोटो खींच लेते हैं और रात को पढ़ लेते हैं। तो पूरी भूमिका तो समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ चीजें जो है मन मस्तिष्क में बन जाती है और बड़ा आनंद आता है। मैं आपको बताऊं, बहुत आनंद आता है किताबों के पढ़ने का। जो आनंद है, अरे सिलेबस की पढ़ाई बात दूसरी है, लेकिन साहित्यिक की पढ़ाई वो अलग चीज है। तो ये सब चीजें हैं। एक बार पुनः आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, हमको इस लायक समझा और अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबल रहें, चिरायु रहें, ताकि ऐसे अपने चैनल के माध्यम से, अपनी विद्वता के माध्यम से देश देशांतर की खबरें आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग को मैं बताता चलूं कि हमारे साथ थे डॉक्टर पंकज शुक्ला सर, जो कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इनका योगदान रहा है। एक अच्छे कवि, मंच संचालक रहे हैं
और हैं, और मैं चाहूंगा कि इनकी ही चिरायु बने रहें और लगातार इसी तरह की सेवा करते रहें। हम फिर अगले कार्यक्रम में सर से या अन्य लोगों से लगभग मिलेंगे। तो 100 मैंने अभिनंदन पत्र लिखे सर, 100 अभिनंदन पत्र। 100 अभिनंदन पत्र मैंने लिखे, लोगों ने लिखवाया, जिसमें आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे का है, फिर बीएचयू के प्रोफेसर थे जो शंकराचार्य यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, सदानंद शाही जी थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के थे, अपने जिले के पूर्व वाले जो डीएम रहे हैं, सिवान की सांसद कविता मैम रही हैं, आज हमारे राजनीतिक गुरु के यहाँ हम लोग तो अध्यापक हो गए, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र जी रहे हैं, मैं उनके साथ बहुत दिनों तक रहा हूँ, नारायण दत्त तिवारी जी, शिवपाल यादव जी, प्रोफेसर रामदरस राय जी, तो ऐसे विद्वानों के मैंने लगभग 100 तो अभिनंदन पत्र मैंने लिखे। लोग आप बड़ा मेहनत लगता है सर, कविता लिखना से कठिन काम अभिनंदन पत्र लिखना है। बहुत सारे अभिनंदन पत्र तो मेरे मोबाइल में भी हों। उसके गुण क्या होते हैं सर? कोई अभिनंदन पत्र जैसे मान लीजिए आपके बारे में अभिनंदन करना है और शब्दों से अभिनंदन करना है, तो शब्दों से अभिनंदन करना है तो आपके पूरे व्यक्तित्व को उसमें एक तरह से कहा जाए कि आपको समाहित कर देना है, और उसमें समय लगता है। हो सकता है कि मेरे में 1-2 अभिनंदन पत्र हो। कोई एक अभिनंदन पत्र हमारे दर्शकों के लिए पढ़े। देख रहे हैं, होना चाहिए, अभिनंदन पत्र होना चाहिए। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे का था मेरे में, सदानंद शाही सर जी का भी था। हाँ है, देखिए ये आचार्य साहब का है, अभिनंदन पत्र है, ये पूरा बड़े शीशे में भराया गया था। वरिष्ठ साहित्यकार एवं काव्य शिल्पी प्रेमदास जी के काव्य कृतियों का लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे जी, प्रख्यात भाषा विज्ञानी और मीडिया अध्ययन विशेषज्ञ, प्रयागराज का अभिनंदन पत्र कराम्बुजों में सादर समर्पित। विश्व प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी, व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ पुरुष, देवनागरी लिपि के बहुविध ज्ञाता, मीडिया अध्ययन जगत के प्रभाकर, अत्यंत सौम्य शालीन, धीर, वीर, गंभीर व्यक्तित्व के धनी आदरणीय आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे जी का देरहो बाबा तपोनिष्ठ प्रभु अनंत की तपोस्थली तथा बाबा राघव दास की कर्मस्थली, पावन सलिया सरजू की गोद में अवस्थित देवनगरी देवरिया की धरती पर कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन है। हे विश्व नागरिक, आपने अपने जीवन में जिस महत्वपूर्ण कार्य को निष्पादित करने का संकल्प लिया है, उसे अपनी योग्यता और दक्षता के साथ शिखर तक ले जाने के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं। आपके शब्द संधान की विपुल निधि आपकी सृजनात्मक प्रतिभा से ऊर्ज्वस्वित है, जिस पर हम सभी गर्व की अनुभूति करते हैं। आपने जीवन में एक जीवंत योद्धा की भांति अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करते हुए शब्द, व्याकरण और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महनीय योगदान दिया है। ऐसे शब्दों का वो पूरा बना करके एक लंबा सा पेज, और तब जा करके उनका अभिनंदन लिखा जाता है। शब्दों से अभिनंदन। तो आपने देखा कि कैसे अभिनंदन लिखा जाता है। हमारे डॉक्टर नहीं लिख पाते, सब लोग नहीं लिख पाएंगे, जनरली लोग लिख देते हैं, हे युग पुरुष है, फला पुरुष आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वो चीजें नहीं आ पाती हैं। जैसे साहित्य में, सेवा में, समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में वो किस क्षेत्र के व्यक्ति रहे हैं, वो सारे दृष्टांत आने चाहिए शब्दों के माध्यम से, वो सारे। आपने देखा कि किस तरह से क्या क्या चीजें, उसके गुण क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक अगर आप अभिनंदन पत्र लिख रहे हैं तो। हम बात कर रहे थे डॉक्टर पंकज शुक्ला सर से, बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर इनसे बात करें तो घंटों हम बात करते ही रह जाएंगे, और फिर अवसर मिलेगा तो फिर हम एक अगली कड़ी में फिर बात करेंगे इनसे, और साथ ही बात करेंगे बहुत सारे अन्य साहित्यकारों से और किसी विशेष क्षेत्र के विशेष प्रतिभावान व्यक्तियों से। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने हमें इतना वक्त दिया और हमारे दर्शकों को सब बताया। बहुत